अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 का आज हमने टॉपिक पढ़ना है पोल्यूशन, उसके कॉन्सिक्वेंसेस एंड उसका कंट्रोल, यानी कि पोल्यूशन क्या है, इसके असरात क्या हो रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट पे और हम इसको काबू कैसे कर सकते हैं। हमारे चैप्टर मैन एंड हिज एनवायरनमेंट का टॉपिक है पोल्यूशन, उसके कॉन्सिक्वेंसेस और उसका कंट्रोल हमने पढ़ना है। लाइफ को बेटर करने के लिए ह्यूमन सोसाइटी जो है वो मोर एंड मोर जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होती जा रही है हम लोग, लेकिन इसके हमें फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। हमने अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए ह्यूमंस ने इन सारी चीज़ों को जो है वो यूटिलाइज़ करना शुरू किया है, लेकिन जहाँ ये हमें फ़ायदा दे रही है वहाँ पे हमें फ़ायदे से ज़्यादा ये नुकसान जो है हमारी एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रही है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि पोल्यूशन जो है वो क्रिएट हो रही है। तो पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या हम लिखेंगे, तो पोल्यूशन की डेफिनेशन होती है कोई भी ऐसा अनडिज़ायरेबल चेंज, अनडिज़ायरेबल यानी कि जिसकी आपको ख्वाहिश नहीं थी, ऐसी तब्दीली उस चीज़ की फ़िज़िकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स वो ख़राब कर दे हवा के, वाटर के या लैंड के, और जो कि हार्मफुल हो जाए फॉर ह्यूमंस या फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी ऐसा अनडिज़ायरेबल चेंज इन द एयर, वाटर एंड लैंड के अंदर जो कि नुकसानदा साबित हो जाए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, हम हर उस तब्दीली को पोल्यूशन का जो है वो नाम देते हैं। तो अब हम लोगों ने जो ये टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज़ हैं जितनी हमने डेवलप की हैं, लेकिन इनके अंदर कहीं पे भी कोई सीवेज का सिस्टम, कोई पोल्यूशन को कंट्रोल करने का सिस्टम ऐसा मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे किस तरह से ये पोल्यूशन को क्रिएट करवा रही हैं और हम जो है वो इसको कंट्रोल जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पहला पोल्यूशन की मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स है कि हमने वाटर है, इसके बाद एयर है एंड लैंड है। तो सबसे पहले हम एयर पोल्यूशन के बारे में देखते हैं। एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मेजर इन्वायरमेंटल इशू है आज। इसकी डेफिनेशन है कि कोई भी चेंज जो कि कंपोजिशन को ख़राब कर दे एयर की। कैसे ख़राब हो जाए कि जब इसके अंदर जो है वो एडिशन की वजह से हार्मफुल गैसेस, अब एडिशन की वजह से जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा गैसेस के एडिशन की वजह से इसकी कंपोजिशन का ख़राब हो जाना। अब वो कहाँ से आती हैं वो गैसेस? वो आती हैं इंडस्ट्रीज से, वो आती हैं ऑटोमोबाइल से, गाड़ियों से, उनका धुआं, ठीक है। और इसी तरह से जो है वो अदर जो इसके रिसोर्सेज हैं जो है वहाँ से हवा के अंदर इन गैसेस का चले जाना और वो उसकी कंपोजिशन को ख़राब कर दे, तो उसको हम एयर पोल्यूशन में काउंट करते हैं। एयर पोल्यूशन के जितने भी सोर्सेज हैं जिन्होंने भी एयर पोल्यूशन को फैलाया है, वो सारे के सारे सोर्सेज ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही हैं। उसके ज़्यादातर जो सोर्सेज हैं एयर पोल्यूशन के वो कौन कौन से हैं, तो उसमें आ जाता है जैसे बर्निंग ऑफ कोल, कोयले को जलाने से लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ गैसेस जो है वो निकलती हैं। स्मोक, इसके साथ जो है जब हम इसको जलाते हैं तो स्मोक निकलता है, वो भी हवा के अंदर एंटर हो जाता है। डस्ट निकलती है, वो भी हवा के अंदर एंटर हो जाती है। फिर इसी तरह से जब बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम को जब जलाते हैं गाड़ियों के अंदर, तो वहाँ से भी जो है बहुत सल्फ़र डाइऑक्साइड के बहुत ज़्यादा कंपाउंड जो है वो सल्फ़र के कंपाउंड्स निकलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा गैसेस हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, उसके अलावा जो है वो हाइड्रोकार्बन्स हैं और दूसरे ट्रेसेस हैं मेटल्स के। अब ये तो नॉर्मल, अब ये सारी चीज़ें आती कैसे हैं इनके अंदर एनवायरनमेंट के अंदर, तो ये सारी चीज़ें आती हैं इंडस्ट्रीज़ से। कुछ इंडस्ट्रीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके सिलेबस में डिस्कस किए हैं, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के बारे में उन्होंने बात की है। खाद बनाने की जो इंडस्ट्री है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जो कि खाद बनवाती है, तो ये बहुत ज़्यादा ऑक्साइड सल्फ़र और नाइट्रोजन की क्रिएट करती है। सल्फ़र, नाइट्रोजन, इसके अलावा कुछ अमाउंट जो है इसके अंदर फ्लोरीन की भी, ये इसके क्योंकि हम लोग जो खादें डालते हैं वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फ़र, इन्हीं यही चीज़ें उसके अंदर जो है वो पाई जाती हैं मेनली। तो उसको बनाते हुए भी जो धुआं निकलता है वो हवा में जो है वो एंटर हो जाता है इनके ऑक्साइड्स बना के। फिर थर्मल इंडस्ट्रीज़ हैं,
थर्मल इंडस्ट्री है, जो थर्मल इंडस्ट्रीज़ हैं ये कोल की बेस पे चलती हैं, यहाँ पे कोयला इस्तेमाल होता है, तो उसमें भी जो निकलते हैं कंपाउंड्स वो सल्फ़र के कंपाउंड जो हैं यहाँ पे भी हवा को जो है वो गंदा करते हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, कपड़ा बनाने वाली सनतें, तो कपड़ा बनाने वाली जो सनतें होती हैं ये भी कॉटन की डस्ट, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, क्लोरीन, स्मोक और सल्फ़र डाइऑक्साइड के कंपाउंड्स जो है ये भी निकालती हैं। फिर स्टील की जो है वो इंडस्ट्री है, तो स्टील बनाने वाली जो इंडस्ट्री है भी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, फिनोल, फ्लोरीन, साइनाइड और ये इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं वो इसमें से भी सिक्रेट होते हैं और वो भी हवा में जो है वो शामिल हो जाते हैं। उसके बाद इफ़ेक्ट्स, एयर पोल्यूशन की वजह से हमें क्या क्या नुकसानात हुए। अभी तक हमने ये पढ़ा कि इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं कि जिसकी वजह से हवा जो है वो गंदी हो रही है। तो अब हमने जो ये देखते हैं कि इसकी वजह से हमें इफ़ेक्ट्स एनवायरनमेंट के ऊपर जो है वो कौन कौन से क्रिएट हो रहे हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एक इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हम पीछे पड़ चुके हैं, ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा इफेक्ट, क्योंकि ये सारी जो गैसेस हैं ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। और ये ग्रीन हाउस गैसेस जब एनवायरनमेंट के अंदर हमने पढ़ा कि ये इकट्ठी हो जाती हैं, ब्लैंकेट की सूरत बना देती हैं एनवायरनमेंट के गिर्द, जो कि सूरज से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं उनको आने तो देता है लेकिन उसको स्केप आउट नहीं होने देता, एनवायरनमेंट से वापस जो है वो बाहर नहीं जाने देता, जिसकी वजह से हमारी एनवायरनमेंट, हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो हाई होता जा रहा है। एंड दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ये तो बहुत बड़ा इशू है। इसके अलावा कुछ और इश्यूज़ हैं वो हम यहाँ देखते हैं। एक है स्मोक फॉर्मेशन। स्मोक फॉर्मेशन, स्मोक किसको कहते हैं? स्मोक कहते हैं ये अभी आपने देखा होगा जब सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों का शुरू होता है, अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी फॉल नहीं करता, तो हमें जो है एक हेज़ लाइक धुआं हर जगह वो दिखाई देता है सुबह के टाइम, और काफ़ी देर तक भी रहता है, और जैसे शाम होने लगती है साथ ही वो नज़र आने लग जाता है, और वो हमारी आँखों में, हमारे गले में ये बहुत एलर्जी जो है वो क्रिएट करता है। ये बहुत बड़ा इशू बन गया हुआ है। ये कैसे बनता है? जब बहुत ज़्यादा प्लूटेंट्स, कौन कौन से प्लूटेंट्स कौन किसको कहते हैं हम? जो कि पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, यानी जिसकी वजह से जो है वो पोल्यूशन होती है, यानी कि सल्फ़र के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जितने भी हम बात कर रहे थे, क्लोरीन वगैरह के, ये सारे प्लूटेंट्स कहलाते हैं। तो जो प्लूटेंट्स हैं जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स हैं, और इसके अलावा जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ये जब कंबाइन करते हैं और सनलाइट की मौजूदगी में, सूरज की रोशनी में, तो ये स्मोक बना देते हैं। स्मोक यानी कि हुआ कि ये मिक्सचर है गैसेस का, ये एक येलोइश ब्राउन जो है वो हमें इस कलर में नज़र आता है, हेज़ लाइक, ख़ास तौर पर विंटर के सीज़न में, और हमें दिखाई नहीं देता दूर से चीज़ों को। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमें जो है वो एलर्जी होती है, आँखों में एलर्जी होती है, आँखें ख़राब हो जाती हैं, गला ख़राब हो जाता है इससे, क्योंकि इसको जब हम इनहेल करते हैं तो ये हमें इंटरनली भी जो है वो नुकसान पहुंचाती है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है रेस्पिरेटरी डिज़ॉर्डर्स हो रहे हैं आजकल, तो उसको जो है वो स्मोक कहते हैं। यानी कि फॉग और स्मॉग में फ़र्क है। तो ये जो हमें विंटर के स्टार्ट में नज़र आने लग जाती है उसको हम ज़्यादातर स्मोक कहते हैं, वो मिक्सचर गैसेस का। उसके बाद जो है एसिड रेन, नेक्स्ट है एसिड रेन। एक और इफ़ेक्ट इसका हुआ, ये जो प्लूटेंट्स हैं जब ये बारिश के साथ, बादलों के साथ जाके मिलते हैं, उनके साथ जाके रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे एसिड बना देते हैं। सल्फ़र के ऑक्साइड्स जब उसके साथ मिलते हैं वाटर के साथ, तो वहाँ से हाइड्रोजन को लेके सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं। इसी तरह से जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो पानी से हाइड्रोजन लेके नाइट्रिक एसिड बना देते हैं। ये चीज़ें हमने पीछे एसिड रेन में पढ़ी हैं डिटेल में। तो ये भी एक इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है कि फिर ये उनके साथ मिल के तो एसिड रेन बना देती है, और एसिड रेन कितनी तबाही लेके आती है, ये सारी चीज़ें हमने जो है वो पीछे देखी थी। उसके बाद नेक्स्ट है इसका एक और इफ़ेक्ट, ओजोन डिप्लीशन। ओजोन क्या है? ये एक ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म है, O3, और ये एक गैस की सूरत में हमारी इन्वायरमेंट के इर्द गिर्द, जिसने अर्थ के इर्द गिर्द एक ग़िलाफ़ बनाया हुआ है जो हमें प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन।
सूरज से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं ये हमें उससे प्रोटेक्शन देता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमारी अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से, जो हम ऑटोमोबाइल्स यूज़ करते हैं, फ्रिज है, उसके अलावा जनरेटर हैं और इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इनमें से जो निकलने वाली गैसेस है, ख़ास तौर पर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसके अंदर, ये ऊपर जाके एनवायरनमेंट में, तो इसने ओज़ोन के साथ ये रिएक्शन करती है और ओज़ोन को ये बारीक करी, यानी कि उसको तोड़ देती है, उसमें से ऑक्सीजन को रिलीज़ करवा देती है तो गैस की फॉर्म में। तो पीछे से ये बहुत बारीक हो गई है, यानी कुछ रीजन्स तो ऐसे हैं अर्थ के कि जहाँ पे इसने पूरा इस तरह से जो है वो एक होल सा बना दिया, काफ़ी बारीक हो गई उधर से। अब यहाँ से जब सूरज से यहाँ से रेडिएशंस आ रही होती हैं तो ये वापस जो है वो उनको रिफ्लेक्ट कर देती है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो एनवायरनमेंट के अंदर एंटर हो रही हैं इस स्पेसिफिक इस होल से। तो ये होल किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है? ये होल जो है ये इन्हीं गैसेस की वजह से क्रिएट हो रहा है कि ऊपर जाके इसके साथ रिएक्शन कर जाती है, और इसी की वजह से तो ये मसले हो रहे हैं कि अब आए दिन जो है हमें केसेस सुनने को मिलते हैं, आँखों के बहुत ज़्यादा मसले, स्किन की प्रॉब्लम्स, इसके अलावा कैंसर सबसे बड़ी जो वजह है वो इन्हीं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से स्किन कैंसर का भी बहुत ज़्यादा मसला जो है वो फैल रहा है। बहुत ज़्यादा इलाके तो ऐसे हैं दुनिया में जहाँ पे इस होल की वजह से इतनी ज़्यादा पोल्यूशन हो गई हुई है कि वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा है, मेनली अंटार्कटिका वाली साइड पे बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट है कि हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। हमारे पास क्या क्या ऐसे हैं इक़दाम जो हम ले सकते हैं, तो कुछ को आपके सिलेबस के अंदर डिस्कस किया है। कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, तो इफ़ेक्टिव कंट्रोल है जो एयर पोल्यूशन का वो ये है कि सबसे पहले तो आप पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करें, लोगों को बताएं इसके बारे में कि उनकी कौन कौन सी एक्टिविटी से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है और उनको वो कैसे कम कर सकते हैं। और इसके अलावा जो पोल्यूशन फैल चुका है उसको कंट्रोल हम और तरीक़ों से भी कर सकते हैं। एक है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन कहते हैं जंगलात को लगाना, यानी ग्रो ट्रीज़, दरख्त लगाएं, जंगलात ने जंगल जो है वो प्लांट करवाएं, और जो नॉन फॉरेस्ट एरियाज़ हैं उनको भी वहाँ पे भी जो है वो दरख्त जो है वो लगाएं। फॉरेस्ट जो होता है ये सबसे इफ़ेक्टिव ज़रिया है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का, क्योंकि प्लांट जो है वो पोल्यूशन एनवायरनमेंट को जो है ना वो फ़िल्टर कर देते हैं। किस तरह से? क्योंकि वो इनऑर्गेनिक चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं अपना फूड बनाने के लिए उनके लिए, तो ये सोर्स ऑफ मटीरियल होता है। तो इसलिए हम जितने ज़्यादा ये दरख्त लगाते हैं उतना ज़्यादा जो है हमारी एनवायरनमेंट जो है वो साफ़ रहती है। उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है नेक्स्ट। मॉडिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स मतलब इंडस्ट्री से निकलने वाला जो फजला होता है, जो गंद होता है, उसको इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट कहते हैं, और उसकी मॉडिफिकेशन कैसे की जा सकती है। जो एयर पोल्यूटेंट्स इंडस्ट्री से आते हैं उनको कहते हैं या तो फ़िल्टर से पास करवाएं या इस तरह के डिवाइसेस से पास करवाएं, इससे पहले कि वो हवा में पहुँचें वो पहले ही जो इसके अंदर से पॉइजनस गैसेस हैं उसको पीछे फ़िल्टर कर लें। और इसके अलावा जो है द स्मोक जो पैदा करने वाले यूनिट्स हैं उनकी चिमनी जो है वो लॉन्ग होनी चाहिए। इस तरह से क्या होगा कि वो उस स्पेसिफिक एरिया में सिर्फ फैलने की बजाय वो ज़्यादा उसको एरिया मिलेगा स्प्रेड आउट होने का, फैल जाने का, और इसके अलावा वो इन्वायरमेंट से जो है वो इतना ज़्यादा उसको नहीं नुकसान पहुँचाएगी, हार्म नहीं करेगी। उसके बाद जो है इंडस्ट्री जो है उनको अपने पास जो है इन्वेस्ट करना चाहिए कि सोलर कुकर्स या बायोगैस वो खुद प्रोड्यूस करवाएं, सस्ते सोर्स निकालें अपने लिए जो है एनर्जी क्रिएट करने का, जो कि लेस पोल्यूशन क्रिएट करें। आप सोलर से चलने वाली जितनी भी डिवाइसेस हैं, अभी तक साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो सोलर एनर्जी नहीं है हमारे पास एनर्जी का एक ज़ख़ीरा है, तो इसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो है वो कोई भी पोल्यूशन फ्री हमारे पास जो है वो एनर्जी जो है वो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। इसके बाद है एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स। एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स जो है इसके लिए भी
इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो पेट्रोलियम है उसके अंदर से हम लेड को निकाल लें, लेड फ्री फ्यूल जो है वो ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करें। इसी तरह से सल्फ़र भी निकाल लें, सल्फ़र फ्री फ्यूल जो है वो भी हम लोग कोल की इंडस्ट्री में इस्तेमाल करें, ताकि इससे जो सल्फ़र से पैदा होने वाली और लेड से पैदा होने वाली जो पोल्यूशन थी एनवायरनमेंट के अंदर, उससे हम बच सकें। लेकिन इसके लिए जो है वो लॉट ऑफ एक्सपेंस ज़रूरी होता है, तो जो हम नहीं अफोर्ड कर पाते, इसलिए ये तरीका जो है वो इसको कोई भी वो कंसिडर नहीं करता। लेकिन ये 3 तरीके हैं कि अगर इसके ऊपर हम काम करें तो हम अपनी पोल्यूशन को, एयर पोल्यूशन को ख़ुसूसन जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन बिल्कुल इसी तरह से जैसे अगर हवा की कंपोजिशन चेंज हो जाए, एयर की कंपोजिशन में फ़र्क आ जाए और ऐसा फ़र्क आए कि जो हमारे लिए नुकसानदा भी हो, तो उसको हम एयर पोल्यूशन का नाम देते थे। तो इसी तरह से जो अगर वाटर की कंपोजिशन चेंज हो जाए और जो कि ह्यूमंस की हेल्थ के लिए, पीपल की हेल्थ के लिए, इसके अलावा अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी हेल्थ के लिए भी जो है वो सेहतमंद ना रहे, उनकी सेहत के ख़िलाफ़ हो, तो उसको हम जो है वो वाटर पोल्यूशन का नाम देते हैं। अब इसमें भी जाहिर सी बात है कंपोजिशन ऐसे तो ख़राब नहीं होगी, उसके अंदर कोई हार्मफुल ऐसे सब्सटेंसेस ऐड होंगे तो ही उसकी कंपोजिशन जो है वो ख़राब होगी। तो हम यहाँ पे सोर्सेज पढ़ते हैं कि वाटर पोल्यूटेंट्स के, कि वाटर पोल्यूशन कहाँ कहाँ से आती है, सोर्सेस। तो इसका पहला सोर्स जो है वो सीवेज है, ठीक है। ये बहुत बड़ा इसका जो है सोर्स है, सीवेज कहते हैं हम लोग एक्सक्रीटे को, फुजले को ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, ह्यूमंस का भी और अदर एनिमल्स का भी। जो एक्सक्रीटा है उसको हम सीवेज का नाम देते हैं। ये एक बहुत बड़ा सोर्स है वाटर पोल्यूशन का, क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर है, यानी ये ऑर्गेनिक है ना, तो जो ये निकालते हैं वो भी ऑर्गेनिक है, तो ये ना जरासीमों को बहुत दावत देता है, यानी ये इनकरेज करता है जर्म्स को, यानी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और फिर उनकी वजह से वहाँ पे क्या होती हैं, डिजीज़ेस स्प्रेड होती हैं, बीमारियाँ फैलती हैं उस पानी से। उसके बाद ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एक सोर्स हो गया। उसके बाद अदर सोर्स है इसका इंडस्ट्रीज़, जो वेस्ट है इंडस्ट्रीज़ का, वो भी हम लोग क्या करते हैं कि नियर बाय रिवर्स में, लेक्स में, नदी नालों में जो करीब तरीन होते हैं वहाँ पे बहा देते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान है हमारे लिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो हम करीबी तरीन वाटर बॉडीज़ में जो है वो डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। अब ये क्या करता है, ये जो वेस्ट है ये पीएच को चेंज कर देती है वाटर की, उसकी पीएच को एसिडिक कर देती है, और उसकी वजह से जो उसके अंदर रहने वाले एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उस पीएच को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो एक नैरो रेंज ऑफ पीएच पे सर्वाइव कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से वो क्या कर जाएंगे, उनकी जो है वो डेथ हो जाएगी। इसी तरह से कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी भी हैं जो हॉट वाटर, बहुत गर्म पानी को रिलीज़ करती हैं, और वो भी बग़ैर इसको जो है वो ठंडा किए या इसके अंदर अदर मेजरमेंट्स किए वो डायरेक्ट इसको जो है वो बाहर बहा दिया जाता है, जिसकी वजह से ये पानी, जब बहुत गर्म पानी वहाँ पहुँचता है उन रिवर्स में, लेक्स में, नदी नालों में, तो वहाँ जाके वो इतना गर्म पानी वो एनिमल्स बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो वो भी उस हीट की वजह से एक्वेटिक लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद जो है फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी जो है अपनी उसको बहा देती हैं उसके अंदर, पानी के अंदर, और वो भी जो है जाके उन एक्वेटिक लाइफ्स को जो है वो बहुत नुकसान पहुंचाता है। फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का एक और भी हमें होता है कि जब हम इसको खेतों में डालते हैं तो तभी सीपेज के प्रोसेस के ज़रिए भी ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाती है। तो जब ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाती है तो वो वापस हमारे पीने के लिए वो पानी आ जाता है, तो इस तरह से वो उसको भी जो है वो नुकसान पहुंचाती है। फिर हमें इसका एक और नुकसान इस तरह से भी पहुंचता है कि ये जो केमिकल्स होते हैं ये फूड चेन में एंटर हो जाते हैं। मतलब
कि हम अब ये जो पानी है ये वाटर बॉडीज़ जो उसके अंदर रहने वाले जानवर हैं पानी के अंदर वो इसको इस्तेमाल करेंगे, और जब उसको ह्यूमंस आगे से खाएंगे, अदर एनिमल्स खाएंगे, तो ये फूड चेन के अंदर जो है वो एंटर हो जाती है, क्योंकि हर जानदार जो दूसरे जानदार की खुराक उसको प्रोवाइड करता है, कोई हर जानदार लाजमन किसी दूसरे जानदार की खुराक होगा, तो इस तरह से ये फूड चेन के अंदर भी जो है वो एंटर हो जाती है। फिर एक और हमें वाटर पोल्यूशन का सोर्स है हमारे पास, वो क्या है कि ऑयल टैंकर्स। जब हम पेट्रोलियम या पेट्रोल और इससे जुड़ी हुई मसनूआत को तजारत करते हैं बाहर से, तो हम लोग पानी के अंदर ना, उसके अंदर ये होता है कि जो मेन शिप होती है ना वो वहाँ पे रुक सकती है जहाँ पे पानी गहरा होता है, ठीक है, वो साहिल के करीब आके नहीं रुक सकती, तो वहाँ पे उसको रोक के फिर छोटी छोटी कश्तियों के ज़रिए ऑयल को जो है वहाँ से साहिल तक पहुँचाया जाता है। तो ये काम करने के दौरान जो है बहुत ज़्यादा ऑयल स्पिल आउट हो जाता है, वहीं पे गिर जाता है, और जिसकी वजह से फिर ऊपर से ऑक्सीजन जो है वो ऑयल जो है ऊपर जब उसकी तह बन जाती है, क्योंकि पानी तो ऑयल के अंदर हल नहीं होता, तो वो फिर बाहर से ऑक्सीजन को अंदर नहीं पहुँचने देती, जिसकी वजह से वो एक्वेटिक लाइफ जो है वहाँ पर भी उसको ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से, सफोकेशन की वजह से भी डेथ हो जाती है। और हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस हैं कि जहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ को देखा है कि मतलब साइंटिस्ट ने वहाँ से उनको मरे हुए पाया है, और उनके रीजंस जो है वो इनमें से ही जो है वो निकलती हैं। इसके अलावा कुछ हैवी मेटल्स हैं, जैसे लेड है, मरकरी है, आर्सेनिक है, कैडमियम है, ये भी पानी को पोल्यूटेड बनाते हैं, और ऐसे मेटल्स जो हैं ये पानी के अंदर ये भी मौजूद होते हैं, और ज़्यादातर ये अर्बन एरियाज़ के अंदर प्रॉब्लम है, वहाँ पे ये इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए ही ये चीज़ें जो है वो वहाँ पे पाई जाती हैं। अब ये पानी जो है, इस पानी को अगर हम पोल्यूटेड, एक और सोर्स इसका क्या हमारे सामने आया कि जब हम पोल्यूटेड वाटर को उन प्लांट्स को देंगे, और उन प्लांट्स के अंदर जो फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स ग्रो करेंगे, उन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर भी ये पोल्यूशन क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद जब ये फूड चेन के अंदर एंटर हो, इसको हम ह्यूमंस खाएंगे, तो वो पोल्यूशन इस तरह से हमें भी मुमकिन हो जाती है। इसलिए तो आजकल हम लोग ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खा के भी जो है हम लोगों को वो फ़ायदे नहीं मिलते जो हमें पास्ट में मिलते थे, क्योंकि तब इतनी पोल्यूशन नहीं थी, और आज हमने खुद ही अपने खाने को भी जो इन्हीं वजह से ख़राब कर लिया। और इसके अलावा ये जो मेटल हैं ये हमारे दिमागी प्रॉब्लम्स, नर्वस सिस्टम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, रिस्पायरेटरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, हड्डियों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है बीमारियाँ यही क्रिएट कर रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक ना, एक सर्वे हुआ था कि हमें पता चला कि 200 टैनरीज यानी लेदर बनाने वाली सनतें ना सिर्फ कसूर सिटी के अंदर लगी हुई हैं, लाहौर में। तो वहाँ पे इंडस्ट्री जो है ना वो अपना तकरीबन 9000 क्यूबिक मीटर अपनी वेस्ट वाटर डेली करीबी तरीन नदी नालों में जो है वो खारिज कर देती थी। तो उस वाटर के अंदर जब उस वाटर को चेक किया गया, उस पानी के अंदर हैवी मेटल्स की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा मिली, यानी कि उतनी ही, और वही हमें अंडरग्राउंड वाटर के अंदर भी मिला, यानी कि वो उसके अंदर शामिल हो जाता है। फिर 2003 में ना एक सर्वे किया, और उसमें 2/3 जो रेजिडेंट्स है वहाँ के, यानी मकीन थे रहने के, उनका टेस्ट किया गया, उनके बारे में देखा गया। तो हमें क्या पता चलता है कि वहाँ पे तकरीबन 72% जो उस टैनरी में, उस सनद में काम करने वाले थे, उनको कैंसर था, या उन्हें किडनी का मसला था, या उन्हें आईसाइट का मसला था। तो ये टेस्ट, और उसके बाद कुछ टेस्ट पानी पे किए गए, तो पता चला कि उस जो पीने वाला पानी था उसमें लेड, मरकरी और क्रोमियम था, यानी कि वो पानी गंदा था मेटल्स के साथ, और जब वो पानी वो पीते थे तो उनके अंदर भी ये बीमारियां जो है वो पैदा हुई। तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे यूनिट्स लगाए थे, उसके बाद डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जिसके जो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए उस एरिया में जो है वो इस्टेब्लिश करवाए गए थे। उसके बाद इसके इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं वाटर पोल्यूशन के। इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो इसका पहला जो इफ़ेक्ट है वो है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन, तो यूट्रोफिकेशन हम किसको कहते हैं कि वाटर के अंदर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का बहुत ज़्यादा हो जाना, यानी नाइट्रेट का, सल्फेट्स का, नाइट्रेट्स और इसके अलावा सल्फेट्स का, तो इसको हम नाम देते हैं यूट्रोफिकेशन का।
अब यूट्रोफिकेशन की वजह से क्या होता है कि जो सीवेज है और जो फर्टिलाइज़र्स हैं जो पानी में बहा दिए जाते हैं, उन्हीं के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं, न्यूट्रिएंट्स पाई जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनऑर्गेनिक की तादाद पानी के अंदर ज़्यादा हो जाती है। फिर वहाँ पे एल्जी ग्रो कर जाती है, क्योंकि एल्जी के लिए ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो सोर्स ऑफ मटेरियल्स हैं, उसको ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। ये वहाँ पे ग्रो करने लग जाती है और जब उसकी सतह के ऊपर पानी की, और जब ये वहाँ पे ग्रो करती है, चूँकि ये लिविंग है और ये डेड भी होगी, ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि जो जर्म्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिकम्पोजर्स आ जाते हैं, और जिसके नतीजे में यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जो इसके अंदर रहने वाले जानवर हैं वो ज़्यादातर सफोकेशन की वजह से मर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे न लाइट पहुँचती है नीचे, लाइट को एल्जी यूज़ कर लेती है और सरफेस से ही फोटोसिंथेसिस बनाने के लिए, और ऊपर उसने एक पूरी सरफेस को घेरा होता है, नीचे उसको पहुँचने नहीं देती, तो नीचे ऑक्सीजन की भी शॉर्टेज होती है और सनलाइट की भी जो है वो शॉर्टेज हो जाती है। ये अक्सर आपने देखा होगा कभी जाते हुए, अगर सफ़र के दौरान, कि अक्सर जहाँ पे पानी खड़ा होता है वहाँ पे दरख्त होते हैं, तो उसके नीचे जो पानी होता है वो सारा सब्ज़ हुआ होता है, दैट इज़ यूट्रोफिकेशन। वहाँ पे वो यूट्रोफिकेशन आपको नज़र आएगी। उसके बाद अगला इफ़ेक्ट जो हमारे सामने आया है वाटर पोल्यूशन से, वो है फूड चेन कंटामिनेशन। फूड चेन कंटेमिनेशन मतलब हम लोग पानी के अंदर जो गंदगी फेंकते हैं, उनमें से वो वाली चीज़ें जो बायोडिग्रेडेबल होती हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज कर देते हैं, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सी हैं, लाइक प्लास्टिक के शॉपर, बैग्स वगैरह, और ये अगर हम लोग कभी जाएँ पिकनिक स्पॉट पे स्पेशली, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कचरा लोगों ने फेंका हुआ होता है, तो यानी प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें, बैग्स, शॉपर्स वगैरह एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जब हम लोग पानी के अंदर फेंक देते हैं, तो इस तरह की अदर स्मॉल थिंग्स, तो उसको जो है वो फिशेस खा लेती हैं। अब वो उनके जो गिल्स हैं ना, उनको वो कर देती हैं ब्लॉक, और वहाँ पे वो उनकी सफोकेशन से जो है वो उनकी वो हो जाती है डेथ। अब उन फिशेस को जब हम लोग खाते हैं, लैंड एनिमल्स खाते हैं, हम ह्यूमंस भी, तो उनकी वजह से जो फैलने वाली बीमारियां हैं वो हम तक भी पहुंच जाती हैं इसी तरह से। यानी कि वाटर पोल्यूशन जो है वो स्पेसिफिकली फूड चेन को भी कंटेमिनेट करती है, यानी पूरी फूड चेन के अंदर ये इक्वली फैला देती है उसके असरात को। उसके बाद एपिडेमिक्स हैं, बहुत ज़्यादा वबाएँ जो हैं, वबाई बीमारियाँ, वो भी वाटर पोल्यूशन की वजह से फैल रही हैं आजकल, जैसे कॉलरा, हैज़ा, इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स यानी मैदे के मसले, मैदे में सोजिश, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, तो इस तरह के जो मसले हैं ये वबा है, क्योंकि हैज़ा भी एक वबा है और ये भी इससे रिलेटेड जो अदर प्रॉब्लम्स है वो भी ये फैलने वाली बीमारियां हैं, तो ये भी वाटर से ही कहते हैं कि फैलती हैं, क्योंकि पानी, गंदा पानी जो होता है वो जर्म्स को फैसिलिटेट करता है, उसको रहने के लिए इन्वायरमेंट देता है, और जब वो गंदा पानी हम पीते हैं तो फिर हमें ये प्रॉब्लम, ये बीमारियाँ जो है वो लग जाती हैं। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कि पब्लिक को जो है वहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए पब्लिक के दरमियान में कि वाटर पोल्यूशन से हमें कौन कौन से ख़तरात हो रहे हैं। तो सीवेज को जो है वो नदी नालों में बहाने से पहले जो है वो उसको ट्रीट कर लें, इसको प्योरीफाई, सीवेज ट्रीटमेंट टेक्निक्स के ज़रिए जो है उसके अंदर उसको प्योरीफाई यानी कि उसको फिल्ट्रेट करके फिर फेंकना चाहिए। इस तरह से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनको ट्रीट करके, उसका ट्रीटमेंट करके वेस्टेज का, फिर उसको वाटर बॉडीज़ में जो है वो उसको बहाएं। यही एक तरीका है कि हम इससे बच सकते हैं। अदरवाइज़ जो हालात हैं, जिस तरह से पोल्यूशन हो रही है, तो बहुत जल्द हमें पानी की ही शॉर्टेज हो जाएगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैंड पोल्यूशन। ये लास्ट पोल्यूशन है हमारी टाइप पोल्यूशन की। तो लैंड जो है ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, ये हमारा इम्पॉर्टेंट जो है वो रिसोर्स है हमारे पास, बहुत ज़्यादा मिनरल्स का, और इसके अलावा ये प्रोड्यूसर्स की एनवायरनमेंट है, यानी प्रोड्यूसर्स को की ग्रोथ का मीडियम है,
और रिसेंट हमें ये बात पता चली है कि सॉइल भी पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा उसकी वहाँ पे शिकार हो गया पोल्यूशन का। कैसे कि इसके सोर्सेज ये हैं कि जो पेस्टिसाइड्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा यही हैं, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स। जो हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, उनके अंदर केमिकल्स होते हैं जो कि सॉइल के अंदर बड़े लंबे अरसे तक अपने निशान छोड़ के जाते हैं। एसिड रेन जो है वो भी सॉइल की पीएच को चेंज कर देती है, ये भी एक हमारे सामने आई है, और ये उसको इस काबिल नहीं छोड़ती सॉइल को कि वहाँ पे दोबारा काश्तकारी भी हो सके, कल्टीवेशन भी हो सके। इसके अलावा गार्बेज फ्रॉम हाउस होल्ड, यानी घरों का जो गंद है वो भी जो है उसको उस गार्बेज को सिटी में जो है, ख़ास तौर पर हमें शहरों में बहुत सारी जगह ऐसे मिलेंगी, जगह जगह पे कूड़े के ढेर लगे हुए, जहाँ पे भी मतलब हम खाली जगह देखते हैं वहाँ पे कोई एक शुरुआत करता है और उसके बाद वो जगह जो है वो इस बात के लिए फ़िक्स हो जाती है कि यहीं पे गंद जो है वो फेंका जाएगा। तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि ये गंद फिर फैल के पूरे शहर को ख़राब कर देता है, गंदगी फैला देता है वहाँ पे। ये भी एक वजह है सॉइल के ख़राब होने की। फिर मटीरियल जैसे पॉलीथीन है, यानी प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं, ये ब्लॉक कर देती है, पानी को सॉइल में नहीं एंटर होने देती, जिसकी वजह से उसकी जो पानी को पकड़ने की कैपेसिटी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता वीक हो जाती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा, स्मोक छोड़ती हैं तो हवा को गंदा करती हैं, इसी तरह से जो केमिकल्स हैं वाटर वगैरह उसको छोड़ती हैं तो वाटर को गंदा करती हैं, और वो गंदा पानी जब सीप कर जाता है यानी जज़ब हो जाता है सॉइल के अंदर, तो वो सॉइल को भी इसी तरह से वहाँ पे जो है वो गंदा कर देती हैं सॉइल के अंदर, यानी कि इस तरह से ये भी इसका एक सोर्स है। फिर उसके बाद विलेजेस में, वैसे अब तो इसमें बहुत ज़्यादा वो आ गई हुई है हमारी, इसमें हमारी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है, तरक्की हो गई है, लेकिन अभी भी ओपन लैट्रिन्स भी बहुत ज़्यादा विलेजेस में पाए जाते हैं, तो ये भी एक सोर्स होता है लैंड पोल्यूशन का। इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो एक सेफ़ डिस्पोजल, वेस्टेज को डिस्पोज करने का, ख़ास तौर पर न्यूक्लियर वेस्ट को यानी ठिकाने लगाने का एक क्लियर कट हमारे पास तरीका होना चाहिए। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल्स हैं, यानी कि जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज नहीं कर सकते, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स वगैरह, तो उनको रिकवर कर लें, उनको रिसाइकल कर लें, दोबारा यूज़ कर लें, ठीक है, उन्हें फेंकें मत। इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स हैं उनको भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड से जो है वो रिप्लेस कर लें, वो इस्तेमाल कर लें, ताकि उनको भी बाद में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिकम्पोज कर सकें, अदरवाइज़ वो फिर सॉइल के अंदर ही स्टक हो जाते हैं और फिर फ्यूचर में मसला बनता है। तो ये यहाँ तक जो है हमारी ये पोल्यूशन हमारी जो है वो क्लियर हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 का ही हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मतलब है कि नेचुरल रिसोर्सेज को महफूज करना, उसको कंजर्व करना। हर चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी यहाँ जो हम कंज्यूम करते हैं, लाइक फूड, लाइक पेट्रोल एक्सेट्रा, ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, ये हमें नेचुरल रिसोर्सेज से ही हासिल होती हैं, कुदरती ज़राए से ही हासिल होती हैं। अब इनमें से कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि रिन्यूएबल होते हैं और कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल हैं। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनकी बात एक दफ़ा कर लेते हैं पहले। तो ये वो वाले रिसोर्सेज होते हैं जो कभी डिप्लीट नहीं होते, नेवर डिप्लीट। आप इनको हासिल कर लेते हैं, यानी कंज्यूम करके वापस आपको फिर हासिल हो जाती हैं, जैसे हवा, सनलाइट, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं हमारे पास जो कि रिन्यूएबल हैं। उसके बाद अदर सोर्सेज हमारे पास आते हैं नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो वाले रिसोर्सेज हैं जो कि डिप्लीट हो जाते हैं, यानी कि वंस यूज्ड, ये एक दफ़ा आप इस्तेमाल कर लो तो ये डिप्लीट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल हमारे पास सोर्सेज हैं, कोल, पेट्रोलियम,
तो ये रिसोर्सेज जो है ना ये फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। मतलब फॉसिल्स हम किनको कहते हैं? डेड रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अब नापैद हो चुके हैं, उनके जो हमारे बकाया जात मिलते हैं, उनको हम खुदाई के दौरान हमें चट्टानों के साथ लगे हुए ज़मीन के अंदर, उनको हम फॉसिल्स का नाम देते हैं। और जब वो फॉसिल्स एक लंबा अरसा गुजारते हैं ज़मीन के अंदर, प्रेशर बर्दाश्त करते हैं, टेम्परेचर को बर्दाश्त करते हैं, तो वो किस में बदल जाते हैं? वो कोल में, पेट्रोलियम में, नेचुरल गैस में जो है वो इन चीज़ों में वो बदल जाते हैं। तो ये एक बनने में लाखों साल लेती हैं। यानी जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल, पेट्रोलियम वगैरह, ये फॉर्मेशन के दौरान जो है वो मिलियंस ऑफ द ईयर्स लेती हैं, लेकिन इस्तेमाल इसको आप 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर ये जो है फ़ौरन तौर पर इस्तेमाल हो जाती हैं, लेकिन दोबारा बनने में ही फिर उतनी देर लगाएंगी। इसलिए इनको हम जो है वो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। तो हम अपने रिसोर्सेज को कैसे बचा सकते हैं? हम अपने रिसोर्सेज को बचा सकते हैं 3R प्रिंसिपल के थ्रू। अब 3R प्रिंसिपल क्या है? पहला है रिड्यूस, मतलब कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को थोड़ा इस्तेमाल करना चाहिए, इन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें यही प्रिंसिपल मुख्तलिफ़ जगहों पे इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे हमारी डेली लाइफ के अंदर हमें जो है वो वाटर को, इलेक्ट्रिसिटी को, फ्यूल को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे पानी को तो टैप को ऑफ़ कर दें। बाथ के लिए शावर इस्तेमाल मत करें, बकेट के अंदर पानी ले लें। इसके अलावा अगर आप कमरे में नहीं हैं तो कोशिश करें कि अपनी लाइट्स, फैन वगैरह को ऑफ़ करके निकलें वहाँ से। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करें या वॉक कर लें, इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। और अपनी जो पर्सनल जो है ट्रांसपोर्ट है उसको सिर्फ दूर दराज के सफ़र के लिए ही इस्तेमाल करें। तो इसके अलावा जो है हमें फ़ूड को भी जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहिए। अगर आपके लिए बच गया है खाना तो आप उसको ज़ाया करने की बजाय किसी गरीब को दे दें, ताकि उसका भी फ़ायदा हो जाएगा और खाना ज़ाया भी नहीं होगा। तो यानी कि ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको अपनी डेली रूटीन में ध्यान रखना है, तो इससे हम अपने रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा जो है वो बचा सकते हैं। यानी इसमें हर शहरी का अपना फ़र्ज़ आ जाता है। हम ये समझते हैं अगर हम इन चीज़ों को है ना कि यानी कि अगर हम बिजली यूज़ कर रहे हैं या वाटर है तो हमारे जहन में आता है कि हम बिल पे करते हैं इसका, तो मतलब इसमें यूज़ करने में कोई नहीं है। लेकिन ये कि अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम अपने मुल्क के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को बचा लेंगे। उसके बाद अगला है रीयूज़, दोबारा इस्तेमाल कर लें। चीज़ों को बार बार इस्तेमाल करने की आदत बनाएं। हमें उन्हें बाहर नहीं फेंकना, जैसे कि ग्लास के कंटेनर्स हैं, प्लास्टिक के बैग्स हैं, पेपर हैं, क्लॉथ वगैरह हैं, तो इनको आप घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। घरों में हम इनको वापस फिर दोबारा से किसी न किसी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं डोमेस्टिक लेवल पे, बाहर फेंकने की बजाय। तो अगर हम बाहर फेंकते हैं इसको तो सॉलिड जो वेस्ट प्लूटेंट्स हैं उनमें बहुत इजाफा होगा और हम पोल्यूशन को बढ़ाएंगे। उसको कम करने के लिए हम जो है वो कोई कदम नहीं उठाएंगे इस तरह से। तीसरा तरीका है रीसाइकल। चीज़ों को दोबारा से रिसाइकल कर लें, जैसे कि पेपर है, प्लास्टिक की चीज़ें हैं, ग्लास वगैरह है, तो इनको दोबारा से रिसाइकल करके नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं। इससे क्या होगा कि वॉल्यूम भी जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, और हमें नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ये एक इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है आपसे कि अगर हम 1 टन पेपर को दोबारा रिसाइकिल कर लेते हैं तो वो हमारे लिए 17 दरख्त बचा लेगा। यानी कि 1 टन पेपर बनाने के लिए हमें 17 दरख्त काटने पड़ते हैं, तो वही अगर हम उसको दोबारा रिसाइकिल कर लें तो ये हमारे लिए जो है वो कारआमद साबित होगा। इसके साथ ही हमें एक और R4 इसके अंदर भी ऐड करना चाहिए, दैट इज़ रीफॉरेस्ट, यानी जंगलात को दोबारा लगाना। इससे भी हमारे रिसोर्सेज बहुत बचेंगे क्योंकि पोल्यूशन कम हो जाएगी, और पोल्यूशन से जो इतना हमें नुकसान पहुंचा है एनवायरनमेंट को वो शायद ही किसी और चीज़ से पहुंचा हो। तो ये बहुत बड़ा एक जो है वो तहफ़्फ़ुज़ में हमारी मदद करेगा एनवायरनमेंट को बचाने में। इसके बाद कुछ प्लान्स हैं, कुछ कंजर्वेशन नेचर को बचाने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की थी मुख्तलिफ टाइम पीरियड में। इनके बारे में काफ़ी जो हैं प्लान्स हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़े थे, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया था। प्लान्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर को कंजर्व करने के मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़।
तो क्लास 9 के अंदर हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स पढ़े थे, प्लान्स पढ़े थे जो पाकिस्तान ने कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, जो कि वो भी हमारा एक बहुत अहम असासा है, बहुत अहम नेचुरल रिसोर्स है हमारे पास कुदरती जो है। तो इसको बचाने के लिए कुछ प्लान्स हमने पढ़े थे कि गवर्नमेंट ने कैसे कैसे कब कब कौन कौन से इदारे खोले। तो इसी तरह से अब यहाँ हमने कुछ प्लान्स पढ़ने हैं जहाँ पे हम देखेंगे कि कंजर्वेशन अदर रिसोर्सेज यानी अदर देन वाइल्ड लाइफ कौन कौन से जो है वो बनाए गए थे। तो 1992 के अंदर पाकिस्तान ने डेवलप करवाया था, नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी डेवलप की थी। इसका मेन मकसद ये था कि नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और इनकी एफिशिएंसी को मज़ीद कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो ये और प्रमोट करना था इस पॉलिसी का मेन मकसद, किसको, तहफ़्फ़ुज़ को और नेचुरल रिसोर्सेज की एफिशिएंसी को जो है वो बढ़ाने के लिए। उसके बाद फेडरल मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ये फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है इसने लॉन्च किया था एक नेशनल ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन पॉलिसी, यानी साफ़ पानी के बारे में और ये फ्राहम करने के बारे में। और इसका फोकस भी क्या था कि लोगों को साफ़ पानी फ्राहम करना सारी की सारी पॉपुलेशन के लिए, और जो पानी हमारे पास मौजूद है उसको कंज़र्व करना। तो वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स लगाए गए थे पूरे मुल्क के अंदर जिससे जो है वो पानी को साफ़ पानी जो है वो लोगों को मुहैया किया जाता था। फिर 2006 के अंदर भी एक इदारा जो था उसने लॉन्च किया था मास अवेयरनेस ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट इस नाम से। तो इसका ऑब्जेक्टिव, इस प्रोजेक्ट का मकसद भी ये था कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव यानी एक शॉर्टकट सा जो है लेकिन डिटेल, ठीक है, जिसके अंदर डिटेल हो मौजूद, अवेयरनेस कैंपेन लगाए जिसके अंदर वाटर को कंजर्व, पाकिस्तान के अंदर वाटर के तहफ़्फ़ुज़ और उसके मैनेजमेंट के हवाले से इन्होंने जो है वो काम किया था। फिर एक इदारा मज़ीद है स्कोप यानी सोसाइटी फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ये इसके एब्रीवेशन है। इसने भी गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम किया था और इसका काम भी यही था कि पाकिस्तान के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको कंजर्वेशन के हवाले से गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम किया जाए। फिर WWF एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पुराना नाम था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, और अब जो है इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो ये भी वर्किंग, इसने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए थे नेचर को कंजर्व करने के लिए, और कुछ इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स जो WWF पाकिस्तान ने किए थे कंजर्वेशन विद द गवर्नमेंट, पाकिस्तान के गवर्नमेंट के साथ मिलके। तो उसने कौन कौन से काम थे, एक इन्होंने किया था अयूबिया नेशनल पार्क जो है, अयूबिया में एक नेशनल पार्क है, तो वहाँ उसके इर्द गिर्द जो है एनवायरनमेंट अवेयरनेस और इसके अलावा मैनेजमेंट करवाई थी। फिर 2 किस्म के दरख्त हैं, एक जेट्रोफा, ये श्रब्स है एक काइंड की, और मैंग्रोव्स। तो इसको ठट्ठा में सिंध की एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इसको लगाया, इन प्लांट्स को बहुत ज़्यादा लगाया गया था। फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो फॉरेस्ट की जो डाटा था वो इकट्ठा किया गया, मैनेजमेंट की गई वहाँ पे फॉरेस्ट की। उसके अलावा वेटलैंड्स को सेव करने की स्ट्रेटजी बनाएगी, सेविंग वेटलैंड्स किसको कहते हैं, यानी वो जगह जो कि पानी से कवर होती है सारी, उसको हम वेटलैंड कहते हैं। तो इसको कंजर्व करने बताया था इन्होंने, कंजर्व करने के लिए स्ट्रेटजीज अपनाई थी। इंडस बेसिन वाटर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, और इसमें क्या था कि वो प्रोटेक्ट करना वाटर का फ्लो जो कि ज़रूरी था रिवर के इकोसिस्टम को बरकरार रखने के लिए, उसके इर्द गिर्द का जो एरिया है उसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए वो ज़रूरी है, वो स्ट्रेटजीज ली गई थी। और हाँ, बस यहाँ तक ही है। तो ये हमारा जो है वो लास्ट टॉपिक यहाँ पे जो है वो ख़त्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।